आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एहतशाम मुझसे 2 साल छोटा है। मैं किसी सूरत ये निकाह नहीं करूंगी। इद्दत की तीसरी माहवारी का गुस्ल करते मीशा बाहर निकली तो बैठक में खानदान के सब बड़ों को जमा देख इसकी रूह लर्ज गई। ताऊ जी, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। एहतशाम की फरमाइश पर सब लोग वहां से चले गए। एहतशाम, मत करो ये बचपना। मैं तुम्हारे भाई। श्श, अब इन होंठों पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नाम नहीं सुनूंगा। वो करीब खिसकते इसके लबों पर अंगूठा रखते तहकुमाना लहजे में बोला, 4 माह पहले वो इसके बड़े भाई की दुल्हन बनी थी, जो गुस्से में से तलाक देकर परदेश चला गया था। सुहाग रात वो इसकी गहराइयों में उतरने को था जब दस्तक के जोर से दरवाजा लर्ज उठा। पता नहीं क्यों तलाक दे दी इतनी खूबसूरत लड़की को। भला कोई कैसे तलाक दे सकता है? तोबा तोबा, इस आदमी ने तो कुछ भी ना ऐसा सोचा। ऐसा संगदिल निकला, छोड़कर परदेश चला गया। इस औरत में कोई गलती होगी, तब इसका शौहर इसे तलाक देकर चला गया। कोई मर्द बिला वजह अपना घर नहीं तोड़ता। मिशा खामोश बैठी रही, सर झुका हुआ था, नजरें जमीन पर जमी हुई थीं। हर लफ्ज इसके दिल पर चोट लगा रहा था। वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अचानक इसने दरवाजे की तरफ देखा। नौफल घर के अंदर दाखिल हो रहा था। वो तेज कदमों से इसके करीब आया, इसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। चलो, अभी मेरे साथ कमरे में चलो। मिशा ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं। तुम्हारा भी मुझ पर कोई हक नहीं। नौफल की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, अभी चलो। मिशा मुसलसल हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। कदम पीछे हटते रहे। नौफल इसे घसीटता हुआ कमरे की तरफ ले जाने लगा। पीछे बैठी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। चंद लम्हों बाद सब हंसने लगी। मीशा की बेबसी इनके लिए तमाशा बन चुकी थी। मीशा अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था, माथे पर पसीना था, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद इसे एहसास हुआ ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। इसके तलाक को 4 महीने गुजर चुके थे। इद्दत खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। वो आज भी इसी घर में रह रही थी। ये सिर्फ इसका ससुराल नहीं था, ये इसके तायाबू का घर भी था। नौफल इसके तायाबू का बड़ा बेटा था। तलाक ने शौहर का रिश्ता खत्म कर दिया था, खून का रिश्ता अभी भी बाकी था। यही वजह थी कि हर सुबह, हर शाम, हर सांस इसे माजी की याद दिलाती रहती। मिशा ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। ख्वाब खत्म हो चुका था। दिल की धड़कन भी मामूल पर आने लगी थी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी औरत हो जिसे तलाक मिलने पर अफसोस महसूस ना होता हो। मिशा को भी अपने टूटे हुए रिश्ते का दुख था, अपने ख्वाबों के बिखरने का दर्द था, अपनी इज्जत पर लगने वाले सवालों की तकलीफ थी। इसके बावजूद इसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून भी मौजूद था। ऐसा सुकून जो इसे 2 साल से ज्यादा अरसे बाद नसीब हुआ था। इस शादी में इसने जो कुछ बर्दाश्त किया था, इसकी हकीकत से वो जानती थी। ये राज इसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। सिर्फ एक इंसान इस हकीकत से वाकिफ था, इसकी अपनी माँ। आज भी इसे वो दिन लफ्ज पर लफ्ज याद था। ये ऐसा मसला है बेटा, हम इसे दुनिया के सामने नहीं रख सकते। शर्म की भी एक हद होती है। लोगों को क्या बताएंगे? क्यों तुम अपने शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती? हर बात खोलकर बताना पड़ेगा। कौन इतनी बेशर्मी करेगा? मीशा ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा था। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे, सिर्फ इसलिए कि ये बात शर्म के दायरे में आती है। आप मुझे इसी इंसान के साथ रहने पर मजबूर करेंगी? इसकी माँ ने गहरा सांस लिया, चेहरे पर बेबसी नुमाया थी। तुम हालात नहीं समझ रही। खानदान में पहले जायदाद के मसले चल रहे हैं। सब कुछ अभी भी तुम्हारे तायाबू के इख्तियार में है। वो अच्छे इंसान है, इंसाफ करने वाले इंसान है। ताल्लुक कायम रहा तो तुम्हारे वालिद का हक भी महफूज रहेगा। दुश्मनी पैदा हो गई तो किसी के पास इन्हें रोकने का इख्तियार नहीं होगा। वो सब कुछ अपने पास रख सकते हैं। तुम्हारे वालिद को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाइयों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। मिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब आप लोगों ने मेरी कुर्बानी दे दी, मेरी मर्जी पूछे बगैर मेरी शादी कर दी। अब कहते हैं बर्दाश्त करो। मुझे क्या मालूम था इंसान ऐसा निकलेगा।
اس کی ماں کے چہرے پر سختی آ گئی. یہ رشتہ تمہیں نبھانا ہے, یہی تمہارا گھر ہے. اس دن میشا نے مزید کوئی بات نہیں کی. وہ خاموش ہو گئی تھی. اس خاموشی نے پھر 2 سال سے زیادہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. 2-2.5 سال تک وہ اسے رشتے میں قید رہی. ہر دن خود کو سمجھاتی رہی, ہر رات اگلی صبح بہتر ہونے کی دعا مانگتی رہی. کسی سے شکایت نہ کی, کسی کے سامنے اپنے زخم نہ کھولے. پھر ایک دن سب کچھ اچانک ختم ہو گیا. نوفل غصے میں آیا, طلاق دے دی. چند گھنٹوں بعد پردیس روانہ ہو گیا. نہ معافی مانگی, نہ پلٹ کر دیکھا, نہ یہ سوچا کہ ایک لمحے کے غصے نے ایک عورت کی پوری زندگی بدل دی ہے. یہ خبر پورے خاندان تک پہنچی تو سب سے زیادہ ناراض امتیاز صاحب ہوئے. وہ اس خاندان کے بڑے تھے. میشا کے تایا ابو بھی تھے. انہوں نے نوفل کے فیصلے کو سخت ناپسند کیا. میشا کہیں نہیں جائے گی, عدت اسے گھر میں پوری کرے گی. اس گھر میں اس کی عزت پہلے جیسی رہے گی. عدت ختم ہونے کے بعد میں خود اس کے لیے ایسا فیصلہ کروں گا جس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا. امتیاز صاحب کے 2 ٹوک الفاظ سن کر پورا گھر خاموش ہو گیا تھا. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی بات کا جواب دے سکے. میشا نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں کم از کم ایک انسان ایسا بھی موجود ہے جو اسے بوجھ نہیں سمجھتا. اب عدت ختم ہونے میں صرف چند دن باقی تھے. اسے معلوم نہیں تھا کہ عدت ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی کس سمت جانے والی ہے. اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ قسمت ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے. عدت مکمل ہوئے چند دن گزر چکے تھے. اس صبح میشا نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول معمول سے مختلف تھا. سب لوگ ایک ایک کر کے بیٹھک میں جمع ہو رہے تھے. بزرگ بھی موجود تھے, گھر کے مرد بھی, عورتیں بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھیں. اتنے لوگوں کا ایک وقت میں جمع ہونا عام بات نہیں تھی. اس گھر میں صرف اہم فیصلے اسی انداز سے کیے جاتے تھے. میشا کے قدم بے اختیار رک گئے. اس کے ذہن میں پرانی یاد تازہ ہو گئی. اس بیٹھک میں اس کی پہلی شادی کا فیصلہ بھی ہوا تھا. اس نے آہستہ سے اندر قدم رکھا. خاموشی ایک طرف بیٹھ گئی. کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی. چند لمحوں بعد امتیاز صاحب نے گفتگو شروع کی. میشا بیٹا, آج ہم تمہاری زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. میشا کا دل زور سے دھڑکا. امتیاز صاحب نے بغیر توقف اپنی بات مکمل کی. ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح احتشام کے ساتھ کر دیا جائے. یہ جملہ سنتے ہی میشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو. وہ فوراً کھڑی ہو گئی. تھا ابو, آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری شادی احتشام سے, وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. میں یہ شادی نہیں کروں گی. پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی. امتیاز صاحب کے سامنے اس انداز میں بولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی. میشا ان کی سب سے لاڈلی بھتیجی تھی. شاید حیرت, شدید گھبراہٹ نے اسے یہ بھی بھلا دیا تھا کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہی ہے. احتشام خاموشی سے وہیں کھڑا تھا. اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ پریشانی. امتیاز صاحب نے نہایت سنجیدگی سے میشا کی طرف دیکھا. بیٹا, غلطی ہمارے بیٹے کی تھی. ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی. نوفل نے ہمارے اصول توڑے, ہمارے خاندان کی روایت توڑی. سزا تمہیں کیوں ملے؟ ہم تمہارا گھر پھر سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں. میشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. تھا ابو, ہر گھر دوبارہ نہیں بس سکتا. ہر ٹوٹا ہوا رشتہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا بیٹا. احتشام نے اپنی مرضی ہمارے سامنے رکھی. ہم نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا. میشا نے بے اختیار احتشام کی طرف دیکھا. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. احتشام نے پہلی بار صاف لفظوں میں اپنی پسند ظاہر کی تھی. اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی. احتشام نے آہستہ سے امتیاز صاحب کی طرف دیکھا. مجھے میشا سے چند منٹ اکیلے میں بات کرنی ہے, اگر آپ سب اجازت دیں. امتیاز صاحب نے سر ہلا دیا. بات کر لو, اس میں کوئی قباحت نہیں. گھر والے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے. چند لمحوں بعد بیٹھک میں صرف میشا, احتشام رہ گئے. خاموشی دونوں کے درمیان کھڑی تھی. احتشام نے ہمیشہ کی طرح اسی کے نام سے پکارا. میشا, آخر اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ میشا نے فوراً جواب دیا. پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ تم مجھ سے 2 سال چھوٹے ہو. میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی. احتشام کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ آئی. مجھے تم سے شادی کرنی ہے, عمر سے مقابلہ نہیں کرنا. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تم نے یہ سب سوچا کیوں؟
एहतशाम चलना में खामोश रहा। इसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मीशा ने बेख्तियार दोबारा बात शुरू की। अगर नौफल को इस बात का पता चल गया। एहतशाम ने फौरन हाथ इसके नरम होंठों पर रख दिया। अब इस नाम का हमारी गुफ्तगू में कोई मुकाम नहीं। तुम्हारे होंठों पर अब मेरे अलावा किसी का नाम नहीं आना चाहिए। जो होना था हो चुका। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूं। तुम अभी नाराज हो, हैरान हो, मुझे इस बात का एहसास है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मीशा चलना में खामोश रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। एहतशाम ने दरवाजा खोला। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे थे। इसने इम्तियाज साहब की तरफ देखकर पूरे एतमाद लहजे में कहा, आप लोग तैयारी शुरू कर दें। मीशा को कोई एतराज नहीं। वो सिर्फ सबके सामने झिझक रही थी। मीशा ने हैरत से एहतशाम को देखा। मैंने? वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर सकी। इम्तियाज साहब के चेहरे पर कई दिन बाद इत्मीनान दिखाई दिया। घर के दूसरे अफराद भी खुश नजर आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर देर करने की जरूरत नहीं, जल्द निकाह की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। ये अल्फाज सुनकर मीशा को महसूस हुआ जैसे फैसले एक बार फिर इसकी जिंदगी से पहले कर दिए गए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार इसके सामने खड़ा शख्स खामोश तमाशाई नहीं था। वो अपने हर लफ्ज पर पूरा यकीन रखता था। मीशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सर तकिए में छुपा हुआ था। आंसू मुसलसल बह रहे थे। बाहर सेन में बैठी औरतों की आवाजें साफ इसके कानों तक पहुंच रही थी। मीशा तो बहुत खुशकिस्मत निकली। तलाक के बाद इतनी जल्दी किसकी शादी होती है? हर लड़की को ऐसा नसीब कहाँ मिलता है। इस घर में इज्जत भी मिल गई, रिश्ता भी मिल गया। अब इसे रोना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। हर जुमला मीशा के दिल को पर बोझ बनता जा रहा था। वो सब लोग सिर्फ अंजाम देख रहे थे। कोई भी इस सफर की तकलीफ नहीं जानता था। इसने तकिए को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। आंखें बंद होते ही माजी एक बार फिर इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो रात इसे आज भी लफ्ज पर लफ्ज याद थी। पूरी रात, हर लम्हा, हर एहसास। वो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। दिल में हजारों ख्वाब थे। नई जिंदगी की बेशुमार उम्मीदें थी। हर लड़की की तरह इसने भी ये सोचा था कि इसका शौहर इसकी जिंदगी का सबसे महफूज रिश्ता बनेगा। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। नौफल अंदर आया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लहजा नरम था। वो आहिस्ता से इसके करीब आया। मीशा, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी की तकलीफ में नहीं देखूंगा। तुम्हारे होंठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम्हारी हर मुस्कुराहट पर सिर्फ मेरा हक होगा। वो अल्फाज सुनकर मीशा के दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आया था। ऐसा लगा था इसकी किस्मत वाकई अच्छी है। इसने अपने रब का शुक्र अदा किया था। लेकिन इस रात मीशा को पता चला था कि नौफल एक इंतहाई शिद्दत पसंद आदमी था, जिसकी कुछ अलग ही तरह की नीड्स थी। शुरू में तो इसका रवैया अच्छा होता था और वो अपनी बातों में लगाकर मीशा से अपनी हर बात मनवा लेता था। कुछ ही दिन गुजरे, वही नरम लहजा बदलने लगा, वही मुस्कुराहट गायब होने लगी। वही इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक अजनबी बनता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मीशा इसके लिए बस एक भड़ास निकालने का जरिया बन गई, जिसके ऊपर आकर वो अपनी भड़ास निकाल देता। कभी बाहर का गुस्सा, कभी दोस्तों से लड़ाई हो जाने का दुख, कभी ऑफिस का कोई मसला। वो बस मीशा को स्ट्रेस बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मीशा ने पहली बार इसकी ऐसी शख्सियत देखी जिसका इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। इसके रवैये में सख्ती बढ़ने लगी, गुस्सा मामूल बन गया, एहतराम खत्म होने लगा। मीशा की राय की कोई अहमियत बाकी न रही। हर दिन इसके लिए एक नई आजमाइश लेकर आता। वो खामोश रही, बर्दाश्त करती रही, किसी से शिकायत न की। अपनी तकलीफ सिर्फ अपनी माँ को बताई, वो भी इतनी जितनी अल्फाज में बयान हो सकती थी। बाकी दर्द इसने अपने दिल में दफन कर दिया। आज जब सब लोग एहतशाम की तारीफ कर रहे थे, नई शादी की खुशियां मना रहे थे, मीशा के दिल में खुशी से ज्यादा खौफ मौजूद था। ऐसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि हर कहानी की इब्तिदा खूबसूरत ही होती है। इसे डर इस बात का था कि कहीं अंजाम भी पहले जैसा ना हो। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से खुद से बोली, अगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक नया दुख छुपा हो, फिर इंसान किसी नई खुशी पर यकीन कैसे करे। मीशा बिस्तर पर खामोश लेटी हुई थी, चेहरा तकिए में छुपा हुआ था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसके जहन में एक ही बात बार बार घूम रही थी,
एहतिशाम। वो बार बार इसी नाम के बारे में सोच रही थी। फिर इसके ज़हन में नौफल का चेहरा उभर आया। दोनों एक ही बाप के बेटे थे, एक ही घर में पले बड़े थे, एक ही माहौल में जवान हुए थे। मिशा ने नम आंखों से छत की तरफ देखा। इसके दिल ने आहिस्ता से जवाब दिया, अगर नौफल ऐसा था, एहतिशाम भी वैसा ही होगा। ये ख्याल आते इसका दिल मजीद बैठ गया। ऐसे एहतिशाम की आज हर बात याद आने लगी। इसका सबके सामने अपनी पसंद का इजहार करना, इसका जिद भरे अंदाज में बात करना, इसका ये कहना कि वो हर हाल में शादी करेगा, फिर बाहर जाकर सबके सामने ये कह देना कि मीशा राजी हो गई है। इसने तो साफ इनकार किया था। इसकी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं रखी गई। मीशा ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। इसे महसूस होने लगा जैसे इसकी जिंदगी फिर किसी दूसरे के फैसले के हवाले कर दी गई हो। पहले इसकी शादी से पूछे बगैर तय हुई, फिर इसे इसी रिश्ते में रहने पर मजबूर किया गया। अब दूसरी शादी का फैसला भी इसकी मर्जी के बगैर हो रहा था। फर्क सिर्फ इंसान का था, फैसले करने वाले वही थे। इसके दिल में खौफ आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ने लगा। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक दोजख से निकलकर दूसरी दोजख के दरवाजे पर खड़ी हो। पहली बार भी सबने ये कहा था, शौहर बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर इसी किस्मत ने इसे ऐसी जिंदगी दी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर अब सब लोग वही बातें कर रहे थे। एहतिशाम बहुत अच्छा है, एहतिशाम जिम्मेदार है, एहतिशाम तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मीशा के दिल ने इन बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। इसने खुद से आहिस्ता से कहा, पहली बार भी सब यही कहते थे, किसी ने सच नहीं देखा था। इस बार भी शायद सब गलत हों। वोट कर खिड़की के करीब आ गई। सेन में खुशियों की बातें हो रही थी। निकाह की तारीख का जिक्र था, तैयारियों का जिक्र था। हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर खुशी का कोई निशान नहीं था, वो खुद थी। ऐसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी जिंदगी का फैसला फिर इसके हाथ से निकल चुका हो। ऐसे सिर्फ इतना नजर आ रहा था कि सामने एक नया रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के आखिर में रोशनी है, अंधेरा है, इसे कुछ मालूम नहीं था। इसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि वो अपनी मर्जी से नहीं चल रही। कोई से फिर एक ऐसे सफर पर धकेल रहा था जिसका अंजाम वो सोच कर भी कांप उठती थी। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पहली शादी जैसे धूमधाम नहीं थी, वो सब कुछ एक बार हो चुका था। इस बार सिर्फ सादगी से निकाह होना था। चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद होने वाले थे। घर की औरतें कपड़ों, जेवरात, जरूरी सामान की तैयारी में मसरूफ थीं। ऐसे दौरान एहतिशाम ने अपनी ये ख्वाहिश सबके सामने रख दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीशा को मुकम्मल दुल्हन बनाया जाए, किस चीज की कमी ना रहे। ऐसा न लगे कि ये सिर्फ सादगी वाला निकाह है। मेरी बीवी हर लिहाज से दुल्हन लगनी चाहिए। घर में मौजूद सब लोगों ने इसकी बात को पसंद किया। ये तो इसका हक है। बीवी अपने शौहर के लिए ही जीनत इख्तियार करती है। एहतिशाम ने कोई गलत बात नहीं की। दुल्हन को मुकम्मल तैयारी के साथ ही तैयार होना चाहिए। एहतिशाम खामोशी से वहां से उठकर चला गया। मीशा दूर खड़ी सबको सुन रही थी। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ फिर जागा। ऐसे फिर वही पहले वाली शादी याद आने लगी। खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत वादे, खूबसूरत आगाज, फिर एक ऐसा अंजाम जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शाम के वक्त इसने अपनी माँ को कमरे में आते देखा। वो फौरन इनके पास आ गई। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसकी माँ ने गहरा सांस लिया। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। मेरा जवाब भी वही होगा। मीशा खामोशी से ने देखती रही। अल्लाह ने खुद तुम्हें दूसरा मौका दिया। हमें तो लगा था सब खत्म हो गया। अब देखो, ऐसी खानदान ने तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया। अब तुम इस घर के लाडले बेटे की बीवी बनोगी। तुम्हारी जगह पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। हमारे लिए भी आसानी होगी। मीशा के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। अम्मी, आप दुनिया की सबसे ज्यादा खुदगर्ज माँ हैं। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने बेटों के मुस्तकबिल की फिक्र है। बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए इसकी कोई अहमियत नहीं। इसकी माँ का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या खुदगर्जी कर दी मैंने, बताओ मुझे। आपने मेरी खुशी से ज्यादा हमेशा जायदाद को अहम समझा, हमेशा भाइयों के मुस्तकबिल को अहम समझा। मेरी जिंदगी कभी अहम नहीं रही। फजूल बातें मत करो। तुम्हारी दोबारा शादी हो रही है। लोग बरसों इंतजार करते रह जाते हैं। तलाक याफ्ता औरतों के लिए रिश्ते आसानी से नहीं आते। ये बात हमेशा याद रखना।
एहतशाम में आखिर कमी क्या है? मीशा ने धीरे से जवाब दिया, कमी का तो अभी मुझे भी नहीं मालूम। अगर वो भी अपने भाई जैसा निकला, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। इस बार मैं खुला का मुकदमा दायर करूंगी। किसी कीमत पर अपनी जिंदगी दोबारा जहन्नुम नहीं बनाऊंगी। ये सुनते इसकी मां ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये लड़की एक दिन हम सबका मुस्तकबिल तबाह कर देगी। अभी निकाह भी नहीं हुआ, ये खुला की बातें कर रही है। खुदा के लिए अपनी जुबान को लगाम दो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मीशा ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगी। इसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे सिर्फ इतना मालूम था, पहली बार इसने दूसरों पर एतबार किया था। इस एतबार की कीमत इसने अपनी जिंदगी से अदा की थी। अब दूसरी बार एतबार करना इसके लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका था। घर में निकाह की रस्म सादगी से शुरू हो गई। करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। घर का माहौल पुरसकून था। हर शख्स खामोशी से रस्में मुकम्मल होते देख रहा था। जब मीशा की बारी आई तो निकाह ख्वान ने इसकी तरफ देखकर पूछा, बेटी, कोई खास शर्त रखना चाहती हो? हक मेहर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? ये इस खानदान की पुरानी रवायत थी। हर लड़की से इसकी राय जरूर पूछी जाती थी। मीशा चंद लम्हे खामोश रही। फिर इसने आहिस्ता से नजरें उठाकर इम्तियाज साहब की तरफ देखा। ताबू, जो आपको मुनासिब लगे। इम्तियाज साहब चंद लम्हे इसे देखते रहे, फिर मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रख दिया। इनके जहन में पिछला निकाह ताजा हो गया। इस वक्त भी मीशा ने यही जवाब दिया था, तब भी इन्होंने इसके लिए अच्छा हक मेहर मुकर्रर किया था। नौफल के लिए वो रकम अदा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसने बगैर किसी एतराज के हक मेहर अदा भी कर दिया था। आज इम्तियाज साहब ने पहले से भी ज्यादा हक मेहर मुकर्रर कर दिया। इनके चेहरे पर सिर्फ एक एहसास था, इस बार वो अपनी बेटी के साथ किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। निकाह मुकम्मल होते सबने दुआ की। घर में खुशी की हल्की सी लहर दौड़ गई। किसी ने मिठाई तकसीम की, किसी ने मुबारकबाद दी। हल्की फुल्की रस्में भी अदा की गईं। दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया गया। बुजुर्ग दुआएं देते रहे। घर की औरतें हंसी मजाक करती रहीं। चंद तस्वीरें भी बनाई गईं। एहतशाम के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसकी नजरें बार बार मीशा की तरफ उठ जाती थी। मीशा ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। रस्में मुकम्मल होने के बाद रात गए मीशा को एहतशाम के कमरे तक छोड़ दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मीशा दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी। हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे। दिल की धड़कन मुसलसल तेज हो रही थी। इसे पूरा यकीन था एहतशाम भी अपने भाई जैसा ही होगा। इब्तिदा में नरम लहजा, फिर आहिस्ता आहिस्ता असल चेहरा। ऐसे लग रहा था जैसे किस्मत ने सिर्फ इंसान बदले, कहानी नहीं बदली। इसने आहिस्ता से सर झुका लिया। इसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। वो खुद से ही बातें करने लगी। मैं आखिर किस किस्म की कमजोर औरत हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने हक के लिए खड़ी हो सकती। एक भाई के चुंगल से किस तरह निकली, अब दूसरे भाई के साथ जिंदगी गुजारने जा रही हूँ। मैंने एक बार भी अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं सबके सामने इनकार कर सकती थी। मैं इस घर से जा सकती थी। मैं अपने लिए लड़ सकती थी। फिर मैं खामोश क्यों रही? इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं किया। हर फैसला हमेशा दूसरों ने किया। वो सिर्फ इन फैसलों को मानती रही। आज भी वो इसी खामोशी के साथ एक नए रिश्ते के आगाज का इंतजार कर रही थी। इसे मालूम नहीं था कि अगले चंद लम्हे इसकी जिंदगी को एक बार फिर तोड़ने वाले हैं, या पहली बार इसे जीने का हकीकी मतलब समझाने वाले हैं। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी गलत जगह पर हिम्मत दिखाता रहता है। जिस लम्हे इसे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए होता है, इस लम्हे इसके कदम साथ छोड़ देते हैं। फिर एक दिन अचानक वही इंसान फैसला कर लेता है कि अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। मीशा ने अपने आंसू साफ किए, गहरा सांस लिया। इसने आहिस्ता से खुद से कहा, अब मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगी। जो भी होगा इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। दूसरी तरफ एहतशाम के दिल में बिल्कुल मुख्तलिफ एहसासात थे। वो खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इसने रास्ते में कई बार जेब में रखा छोटा सा डिब्बा हाथ लगाकर देखा। इसके अंदर सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। मैं कभी मीशा को किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। इसकी नजर
फौरन मीशा पर पड़ी। मीशा घूंघट उठाए बैठी थी, चेहरे पर सख्ती थी, आंखें सुर्ख थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से रो रही हो। एहतशाम ने यह सब महसूस तो किया, घबराया नहीं। वो आहिस्ता से इसके सामने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। मीशा खामोश रही, सलाम का जवाब भी न दिया। एहतशाम ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा, फिर मुस्कुरा कर जेब से डिब्बा निकाला। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, सोचा था पहली रात की याद हमेशा अच्छी रहेगी। इसने डब्बा खोला, अंगूठी निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। अगर इजाजत हो तो मैं खुद पहना दूं। मीशा ने फौरन इसके हाथ से अंगूठी ले ली, बगैर एक लम्हा जाया किए खुद ही अपनी उंगली में पहन ली। एहतशाम के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई। ये क्या किया तुमने? मैं पहना देता तो हमारा खूबसूरत लम्हा बन जाता। मीशा की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। मुझे तुम्हारे साथ कोई लम्हा नहीं बनाना। ये शादी तुमने धोखे से की है। मैंने कब कहा था कि मुझे रिश्ता कबूल है? तुमने सबके सामने झूठ बोला। एहतशाम ने सुकून से इसकी बात सुनी। झूठ बोला? सच बोला। अब तुम मेरी बीवी हो, यही हकीकत है। इस हकीकत को कबूल कर लो। मीशा ने फौरन सर हिला दिया। मैं कुछ कबूल नहीं करूंगी। एहतशाम ने महसूस किया कि बहस करने से बात मजीद बिगड़ेगी। इसने लहजा पहले से भी नरम कर लिया। अच्छा, गुस्सा छोड़ दो, आराम से मेरी बात सुन लो। वो आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मीशा ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। एहतशाम ने बेख्तियार कहा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मीशा की आंखों में गुस्सा भर आया। हाथ तो शौहर ही लगाते हैं ना, इसलिए आयो ना इस कमरे में। इसके अलावा भी कोई मकसद है? एहतशाम चला में से देखता रहा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, बाहर भी खामोश थी, अब अचानक क्या हो गया? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनते मीशा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे भाई ने किया था। इस घर में, इसी चार दीवारी के अंदर, इसी छत के नीचे मैं हर दिन टूटती रही, मैं हर दिन डरती रही। तुम लोगों में से किसने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगी, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। एहतशाम ने फौरन जरा हाथ पीछे कर लिए। इसने महसूस किया कि मीशा सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वो बुरी तरह टूट चुकी थी। इसकी सांसें तेज होने लगी, अल्फाज बेतरतीब होने लगे। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, अब मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। अब नहीं, अब कभी भी नहीं। वो रोती जा रही थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एहतशाम घबरा गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मीशा को किसी पुरानी याद ने अचानक अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, या शायद इसे शदीद घबराहट का दौरा पड़ रहा था। इसने फौरन अपना लहजा मजीद नरम कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। पहले सुकून से सांस लो। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रही। आराम से बैठ जाओ। मीशा मुसलसल रोए जा रही थी। एहतशाम खामोशी से वहीं बैठा इसे देखता रहा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसके सामने बैठी औरत सिर्फ तलाक याफ्ता नहीं थी, वो अंदर से बुरी तरह जख्मी भी थी। एहतशाम ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसका मकसद सिर्फ मीशा के आंसू साफ करना था। जैसे ही इसकी उंगलियां मीशा के चेहरे के करीब पहुंची, मीशा ने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दे दिया। एहतशाम 2 कदम पीछे हट गया। साथ रखा पानी का गिलास मेज से टकराकर जमीन पर गिर गया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। पानी फर्श पर फैल गया। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। एहतशाम हैरत से मीशा को देख रहा था। मीशा का अपना दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे फौरन एहसास हुआ कि इसने बहुत सख्त रद्दअमल दिया। इसके ज़हन में एक ही ख्याल आया, अब गुस्सा आएगा, अब शायद ये भी अपने भाई जैसे साबित होगा। इसने बेख्तियार एक कदम पीछे हटा लिया। वो एहतशाम के रद्दअमल का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर मुसलसल आवाजें आने लगीं। बाहर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। एहतशाम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते नौफल तेज कदमों से अंदर आने लगा। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, चेहरा सुर्ख हो चुका था, सांसें बेतरतीब थी। इसे किस्से से मालूम हो चुका था कि एहतशाम ने मीशा से निकाह कर लिया। वो यही समझ रहा था कि खानदान वालों ने जबरदस्ती ये रिश्ता तय किया। एहतशाम को भी इसी तरह एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया गया जैसे कभी इसे धकेला गया था। नौफल सीधा मीशा की तरफ लपका। इसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे वो गुस्से में अपना आप खो बैठा हो।
मीशा खौफ से साकित रह गई। ऐसे यूं महसूस हुआ जैसे अगले लम्हे नौफल इसके सामने पहुंच जाएगा। इससे पहले कि नौफल मीशा तक पहुंचता, एहतिशाम पूरी ताकत से इसके सामने आ गया। इसने नौफल को मजबूती से पकड़ा, जोर का धक्का दिया। नौफल लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे चला गया। एहतिशाम फौरन मीशा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। इसकी पुश्त मीशा की तरफ थी, नजरें सिर्फ नौफल पर जमी हुई थी। ये क्या कर रहे हैं आप भाई? मीशा हैरत से एहतिशाम को देखने लगी। इसकी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार कोई इसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ था, वो भी ऐसा इंसान था जिससे इससे सबसे ज्यादा खौफ था। नौफल ने गुस्से से हाथ उठाया, रास्ते से हट जाए एहतिशाम, मुझे मालूम है ये सब बड़ों की मर्जी है। तुझे भी बिला वजह इस लड़की के साथ बांध दिया गया, ये तेरे काबिल नहीं। तुझे से कई बेहतर लड़की मिल सकती थी। इस बदकिरदार औरत के साथ तेरी शादी करा दी। एहतिशाम की आंखों का रंग बदल गया। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज पहले से कई ज्यादा सख्त हो चुकी थी। अगर आप मेरे बड़े भाई ना होते, आज मैं आपको बता देता कि एहतिशाम अफंदी अपनी बीवी को बदकिरदार कहने वालों के साथ क्या करता है। नौफल चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। उसने हैरत से एहतिशाम को देखा। एहतिशाम, तुझे क्या हो गया? मैं तेरा भाई हूँ। एहतिशाम ने बगैर नजर झुकाए जवाब दिया, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है। ये मेरी बीवी है, ये हकीकत इससे भी बड़ी है। मेरे सामने कोई भी मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ नहीं करेगा। नौफल ने बेयकीनी से इसे देखा। एहतिशाम ने अपनी बात जारी रखी, आपसे किसने कहा कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई है? मैंने अपनी मर्जी से ये निकाह की है। मीशा मेरी बीवी है, यही मेरी जिंदगी का फैसला है। आप हमारे दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश ना करें, हमारी शादी की पहली रात खराब ना करें। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। नौफल कुछ कहना चाहता था, एहतिशाम ने इसे मजीद मौका न दिया। इसने इसका बाजू पकड़ लिया, दरवाजे तक ले गया, बाहर की तरफ धकेल दिया, फिर पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम की आवाज पूरे घर में गूंज गई। बाहर से अभी भी ऊंची आवाजें आ रही थीं। कई लोग नौफल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कोई इसे समझा रहा था, कोई इसे पीछे हटा रहा था। एहतिशाम ने चंद लम्हे दरवाजे पर हाथ रखा। इसकी सांसें भी तेज चल रही थीं। वो पहली बार अपने बड़े भाई के सामने इस अंदाज में खड़ा हुआ था। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से आंखें बंद की, गहरा सांस लिया, फिर मुड़ा। मीशा अभी भी वहीं खड़ी थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो एहतिशाम को ऐसे देख रही थी जैसे पहले बार इस इंसान को समझने की कोशिश कर रही हो। एहतिशाम चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। इसने मीशा की तरफ देखा, आंखों में अभी भी खौफ बाकी था। सांसें अभी भी पूरी तरह मामूल पर नहीं आई थीं। वो बहुत एहतियात से इसकी तरफ बढ़ा। इसने आहिस्ता से मीशा को अपने करीब किया, फिर ऐसे गले से लगा लिया। इस अंदाज में नहीं जैसे कोई मोहब्बत जताने की कोशिश करता है, इस अंदाज में जैसे कोई टूटे हुए इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अब वो अकेला नहीं है। इसके हाथों में कोई बेसब्री नहीं थी, सिर्फ इत्मीनान था, सिर्फ तहफ्फुज का एहसास था। मीशा पहले तो चंद लम्हे साकित रही, फिर जैसे इसके अंदर बंद तमाम जज्बात एक साथ टूट गए। वो भी एहतिशाम के सीने से लग गई, जोर जोर से रोने लगी। इससे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इसने जल्दी फैसला कर लिया था। जहां से हिम्मत करनी चाहिए थी, वहां वो बरसों खामोश रही। आज एक ऐसे इंसान के सामने वो सख्त बन गई जो सबके सामने इसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया था। एहतिशाम ने इसे रोने दिया, इसे खामोश कराने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद इसने आहिस्तगी से इसके आंसू साफ किए, फिर मेज पर रखा जेवरात का डब्बा खोला। बहुत एहतियात से इसकी चूड़ियां उतारने लगा, हर चूड़ी आहिस्ता से रखता जाता, फिर कानों के झुमके उतारे, आखिर में हार की तरफ हाथ बढ़ाया। साथ ही धीमे लहजे में बोला, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। सुबह होने तक इस घर में तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा। मीशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा, क्या मतलब, क्या करने वाले हो तुम? एहतिशाम ने हार का कुफल खोलते हुए पुरसकून लहजे में जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैंने जो कहा है वही होगा। इस घर में कोई तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। जैसे हार इसकी गर्दन से उतरा, एहतिशाम की नजर अचानक एक पुराने निशान पर ठहर गई। इसके हाथ वहीं रुक गए, चेहरे का रंग बदल गया। ये निशान कैसा है? वो जवाब जान चुका था, फिर भी पूछ बैठा। मीशा ने नजरें झुका ली, खामोशी इसका जवाब बन गई। एहतिशाम की आवाज पहले से कई ज्यादा धीमी हो गई। मीशा, ये मत कहना ये सब नौफल के
وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ میشا نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ احتشام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں نمی اتر گئی، جبڑے سخت ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھ رہی ہو۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں۔ کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا، پھر دوبارہ میشا کے قریب آیا۔ اسے ایک بار پھر نہایت احتیاط سے گلے لگا لیا۔ اب کچھ مت سوچو، جاؤ کپڑے بدلو، آرام کرو، سکون سے سو جاؤ، اتنے سکون سے سو جاؤ کہ اگر پوری دنیا بھی اس کمرے کے باہر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب اس کمرے کے اندر آ کر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں یہاں موجود ہوں، جب تک میں ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ میشا کے دل میں اترتے چلے گئے۔ کافی عرصے بعد کسی کی باتوں نے اسے سکون دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے بدلنے چلے گئے۔ چند منٹ بعد واپس آئی، چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ احتشام بستر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ میشا چند لمحے جھجکی، پھر خاموشی سے اس کے قریب آ کر لیٹ گئے۔ احتشام نے اپنا کندھا اس کے لیے سہارا بنا دیا۔ میشا نے بے اختیار سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی بے ترتیب سانسیں معمول پر آنے لگی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ پہلی بار کسی خوف کے بغیر سو گئی تھی۔ احتشام نے ایک نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی، پھر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اسے صرف اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دینا تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بھی دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی، رات کا ہنگامہ ختم ہو گیا تھا۔ خاموشی ضرور تھی، سکون ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ احتشام نے میشا کی طرف دیکھا، تم ابھی کمرے میں رہنا، میں کچھ ضروری بات کرنے جا رہا ہوں۔ میشا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ احتشام کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات بھر نوفل نے پورے گھر میں ایک ہی بات پھیلائی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے میشا پر الزام لگاتا رہا تھا، یہ لڑکی بد کردار تھی، اس لیے میں نے اسے طلاق دی، اب میرے چھوٹے بھائی کو بھی اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پتہ نہیں اس نے احتشام پر کیا جادو کر دیا، یہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ کس نے اسے سمجھایا، کسی نے خاموش کرانے کی کوشش کی، وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند ہی دیر بعد امتیاز صاحب، ان کے اہلیہ، احتشام کے والدین ایک کمرے میں موجود تھے۔ احتشام ان کے سامنے نہایت سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ احتشام نے گہرا سانس لیا۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے والدین ہیں، تاب وہ میرے بزرگ ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر صرف گھر کے بڑے ہی بات کر سکتے ہیں۔ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا۔ امتیاز صاحب نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بیٹا کھل کر بات کرو۔ احتشام نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنی بات شروع کی۔ نوفل بھائی میشا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس سے مسلسل ذہنی اذیت دیتے تھے، اس کے سامنے دوسری عورتوں سے نامناسب انداز میں باتیں کرتے تھے، اس سے ہر وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ احتشام کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ ان کے کمرے سے ایسی آوازیں سنی تھی جن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی میشا کی نہیں ہے، غلطی میرے اپنے بھائی کی ہے۔ میں خاموش رہا، آج اس خاموشی پر خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے موبائل نکالا، اسکرین کھولی، پھر فون امتیاز صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ چیٹ میں نے کافی عرصہ پہلے نوفل بھائی کے فون سے محفوظ کی تھی۔ شاید اس دن کے لیے امتیاز صاحب نے فون ہاتھ میں لیا۔ چند پیغامات پڑھتے ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ فون ان کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر صدمہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امتیاز صاحب آہستہ سے بولے، یا اللہ، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میشا چاہتی تو پہلے دن ہمارے سامنے یہ سب رکھ دیتی، ہمیں ہماری اپنی نظروں میں شرمندہ کر دیتی۔ وہ چاہتی تو ہمیں بتا دیتی کہ ہم کس انسان کے ماں باپ ہیں، مگر اس بچی نے ایک لفظ نہیں کہا، اکیلی یہ سب برداشت کرتی رہی۔ ان کی آواز بھرا گئی، اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھے، تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ سین میں نوفل ابھی بھی غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ امتیاز صاحب سیدھے اس کے سامنے جا کر رکے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پورا صحن خاموش ہو گیا، ہر شخص حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تو ہمارا بیٹا ہے، جائیداد میں تیرا جو حق بنتا ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے مت آنا، ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جا۔
इसी शोर की आवाज सुनकर मीशा भी अपने कमरे से बाहर आ गई। वो चंद कदम दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। नौफल ने झटके से अपना गिरबान छुड़ाया, गुस्से से बोला, आप सबका दिमाग इस लड़की ने खराब कर दिया है। वो भला अगला लफ्ज बोल रहा था, ये बदकिरदार लफ्ज मुकम्मल भी ना हुआ था। इम्तियाज साहब का हाथ पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चंद लम्हों के लिए ऐसा सकूत छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। नौफल अपने गाल पर हाथ रखे साकित खड़ा था। ऐसे शायद पहली बार एहसास हुआ था कि आज कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मीशा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो जान गई थी एहतशाम ने जो वादा किया था वो सच था। आज पूरा घर इसके साथ खड़ा था। नौफल ने एक नजर सब लोगों को देखा। किसी की आंख में इसके लिए हमदर्दी नहीं थी। वो खामोशी से पलटा, अपना वाहिद बैग उठाया जिस बैग के साथ वो रात बैरून मुल्क से वापस आया था। इस बैग के साथ दोबारा घर से निकल गया। वो सिर्फ एक रात के लिए अपने घर का मेहमान साबित हुआ। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ एक तवील खामोशी पूरे घर पर छा गई। इम्तियाज साहब आहिस्ता आहिस्ता मीशा के करीब आए। इनके चेहरे पर पशेमानी साफ लिखी हुई थी। इन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा मुझे माफ कर दो। मीशा ने फौरन इनका हाथ दोनों हाथों में थाम लिया, रोने लगी। नहीं ताबू, उसमें आपका कोई कसूर नहीं। इम्तियाज साहब ने दुख भरे लहजे में कहा, कसूर मेरा भी था। तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। बात अजीब जरूर थी, बताना मुश्किल जरूर था, मगर ये बहुत बड़ा जुल्म था। अगर मुझे एक दिन भी पहले मालूम हो जाता, मैं इसी दिन ये सब खत्म कर देता। बहरहाल अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर एहतशाम कभी तुम्हारे साथ कोई गलती करे, एक लम्हा जाए किए बगैर मेरे पास आ जाना। मीशा ने आस्था से आंसू साफ किए, फिर पहली बार सबके सामने मुस्कुराकर एहतशाम की तरफ देखा। फिक्र न करें तायाबू, एहतशाम मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनते एहतशाम ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। इसके सीने से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये मीशा के एतमाद का ऐलान था। ये इसके दिल से निकलने वाली पहली गवाही थी। आज पहली बार एहतशाम को महसूस हुआ कि इससे सिर्फ एक निकाह नहीं किया, इसने एक टूटे हुए दिल में एतमाद की पहली ईंट रख दी थी। शाम होते होते घर का माहौल काफी हद तक मामूल पर आ चुका था। एहतशाम सीधा इम्तियाज साहब के पास गया था। अबू अगर इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए मीशा को नारायण वाले फार्म हाउस ले जाना चाहता हूँ। उसने बहुत कुछ बर्दाश्त की है। मेरा दिल चाहता है कुछ दिन इस माहौल से दूर रहे, पहाड़ों की ठंडी हवा में सांस ले, घूमे फिरे, शायद इसका दिल कुछ हल्का हो जाए। इम्तियाज साहब ने मुस्कुरा कर इसके कंधे पर हाथ रखा। जरूर ले जाओ बेटा, बल्कि अगर दिल करे तो 3-4 महीने भी वहीं गुजार लेना। सर्दियां शुरू होने से पहले वापस आ जाना। एहतशाम ने एहतराम से सर हिला दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों रवाना हो गए। शहर पीछे रह गया, रास्ते बदलने लगे, ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे, ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों से अंदर आने लगी। मीशा खामोश बैठी बाहर देखती रही। काफी अरसे बाद इसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। कई घंटों के सफर के बाद वो नारायण की खूबसूरत वादी में पहुंच गए। हर तरफ सरसब्ज पहाड़ थे, दूर बहते दरिया की आवाज माहौल में अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। इसके खानदान का फार्म हाउस वादी के निस्बतन पुरसकून हिस्से में वाक़ था। घर लकड़ी से बना हुआ था, सामने फूलों की क्यारियां थी, पीछे लंबे दरख्त हवा के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। घर वालों में से जो भी आता चंद दिन यहीं कयाम करता। मीशा पहली बार इस जगह आई थी। इसने चारों तरफ देखा। बहुत अरसे बाद इसे किसी जगह को देखकर दिल से अच्छा महसूस हुआ। एहतशाम ने गाड़ी से सामान उतारा। दोनों ने कमरे में सामान रखा, कुछ देर आराम किया। फिर एहतशाम मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे, खाना भी बाहर से खाएंगे। मीशा ने इस बात में सर हिलाया। वो कमरे से जाने लगी, फिर अचानक रुक गई। वापस मुड़ी, आहिस्ता आहिस्ता एहतशाम के करीब आ गए। एक बात कहनी थी। एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलो। मीशा ने पहले इसका बाजू पकड़ा, फिर दूसरा। नरमी से दोनों बाजू फैला लिए। एहतशाम हैरत से इसे देखने लगा। अगले लम्हे मीशा एक कदम आगे बढ़ी, बड़े प्यार से इसके गले लग गई। एहतशाम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने भी बहुत एहतियात से अपना बाजू उसके गिर्द रख दिए। ये क्या कर रही हो तुम? मीशा ने धीरे से जवाब दिया, शुक्रिया अदा कर रही हूँ। एहतशाम की होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इतना सा शुक्रिया? जरा ज्यादा शुक्रिया अदा करो ना। मीशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। एहतशाम हल्के से हंस पड़ा। एक काम करते हैं,
अभी इतना शुक्रिया काफी है, बाकी का शुक्रिया रात को ले लूंगा। मीशा चंद लम्बी ऐसे देखती रही, फिर इसके गाल हल्के हल्के सुर्ख होने लगे। वो फौरन नजरें झुका गई। एहतशाम हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। मीशा भी बेख्तियार मुस्कुरा दी। आप बिना कमरे का माहौल पहली बार मुकम्मल तौर पर हल्का पुल्का हो गया। चलामों बाद दोनों फार्म हाउस से बाहर निकल आए। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा इनका इस्तकबाल कर रही थी। दूर बहते दरिया की आवाज, सरसब्ज वादियां, ढलती शाम का सुनहरा रंग। यूं महसूस हो रहा था जैसे कुदरत खुद मीशा के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रही हो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता साथ चलते हुए वादी की तरफ बढ़ गए। नारायण की शाम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इनके सामने फैली हुई थी। ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दूर पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की आखिरी किरणें सुनहरा रंग बिखेर रही थी। दरिया का पानी मुसलसल बह रहा था। एहतशाम ने आहिस्ता से मीशा की तरफ देखा। एक बात पूछूं? मीशा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। आज बड़ी इजाजत लेकर बातें हो रही हैं, पूछें। अब भी मुझसे डरती हो? मीशा ने चल में सोचा, सच सुनना है? हमेशा थोड़ा सा। एहतशाम ने हैरान होने की अदाकारी की। मैं इतना शरीफ इंसान हूँ, मुझसे डर लगता है? शरीफ होने का सर्टिफिकेट आपने खुद ही जारी किया। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में मैं कैसा हूँ? कभी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी बहुत जिद्दी, कभी बहुत अजीब। एहतशाम हंस पड़ा। चलो कम से कम विलन तो नहीं कहा। वो खिताब पहले किसी के पास महफूज है। एहतशाम फौरन खामोश हो गया। वो बाप खत्म। आज से इसका जिक्र सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर होगा, मेरी तरफ से कभी नहीं। मीशा ने पहली बार इत्मीनान से इसकी तरफ देखा। यही बात मुझे आप में सबसे अच्छी लगती है। कौन सी? आप मेरी बात पूरी सुनते हैं। एहतशाम ने मसनूई गरूर से गर्दन सीधी की। ये तो मेरी पैदाइशी खूबी है। झूठ? क्या मतलब झूठ? अम्मी कह रही थी बचपन में आप एक मिनट भी खामोश नहीं बैठते थे। एहतशाम ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। घर वालों की गवाही अदालत में कबूल नहीं होती। मीशा हंस पड़ी। कई दिनों बाद इसकी हंसी में कोई खौफ शामिल नहीं था। एहतशाम कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा। एक बात बताऊं? जी। तुम हंसती हो तो ये पूरी वादी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। मीशा ने फौरन नजरें झुका ली। ये तारीफ करने की प्रैक्टिस पहले से की हुई है? बिल्कुल नहीं। फिर इतनी अच्छी तारीफ कैसे कर लेती हैं? दिल से निकलने वाली बात याद नहीं करनी पड़ती। मीशा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आपको हर बात का जवाब आता है? नहीं। कौन सी बात का जवाब नहीं आता? ये कि तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती हो? मैं नाराज नहीं होती। अच्छा? बिल्कुल नहीं। तो फिर पहली रात अंगूठी मुझसे छीन कर खुद क्यों पहन ली थी? मीशा ने शर्मिंदगी से होंठ काट लिए। वो क्या? वो गुस्सा था। अब अगर दोबारा अंगूठी दूं तो? आप खुद पहना दीजिएगा। एहतशाम ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। रास्ते के किनारे छोटे छोटे जंगली फूल खिले हुए थे। मीशा एक फूल के करीब रुक गई। ये कितने खूबसूरत है। एहतशाम ने मुस्कुरा कर कहा, तोड़ दूं? नहीं। क्यों? हर खूबसूरत चीज अपने असल मुकाम पर अच्छी लगती है। एहतशाम ने सर हिलाया। ये बात भी सही है। चंद कदम आगे जाकर एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी। दोनों वहां बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर एहतशाम ने आस्था से कहा, मीशा जी, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। कौन सा? अगर कभी मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, इस दिन मुझे बता देना। खामोश मत रहना। मैं तुम्हारे दिल की बात पढ़ना नहीं जानता, मुझे सुननी पड़ेगी। मीशा की आंखें नम हो गई। मैं भी एक वादा करना चाहती हूँ। सुन रहा हूँ। अगर कभी मुझे किसी बात से डर लगा, मैं इस बार खामोश नहीं रहूंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगी। एहतशाम ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। पक्का वादा? मीशा ने हल्की सी झिझक के बाद अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। पक्का वादा? एहतशाम ने फौरन का देख लिया। अब हाथ खुद रखा है, बाद में मत कहना जबरदस्ती की। मीशा ने हंसते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। आप हर अच्छी बात का मजा बना देते हैं, इसलिए कि तुम दोबारा रोना शुरू ना कर दो। मैं इतने भी नहीं रोती। वाकई? बिल्कुल। मैं गिनवा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप वाकई गिनवा देंगे। दोनों एक साथ हंस पड़े। कुछ देर बाद वो दरिया के किनारे पहुंच गए। पानी की आवाज बहुत पुरसुकून थी। एहतशाम ने दूर बहते पानी को देखते हुए कहा, पता है दरिया मुझे क्या सिखाता है? क्या? रास्ते में कितने पत्थर आए, पानी बहना नहीं छोड़ता। जिंदगी वैसी होनी चाहिए। मीशा ने आहिस्ता से कहा, फिर हम भी बहते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। एक बात और। जी? मैं तुम्हें बदलने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। जैसे हो वैसे अच्छी हो। बस एक चीज बदलनी होगी। वो क्या?
अपने बारे में बुरा सोचना वो बंद करना होगा। मीशा ने पहली बार पूरे एतमाद से इसकी आंखों में देखा। कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, वादा। वो चला में खामोश रही, फिर मुस्कुरा दी। अच्छा वादा। एहतशाम ने खुश होकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार एक वादा तो मान लिया गया। ज्यादा खुश ना हो, अभी बहुत से वादे बाकी हैं। मसलन मसलन हर साल मुझे यहाँ घुमाने लाएंगे। मंजूर। हर लड़ाई के बाद पहले आप मनाएंगे। ये तो ज्यादती है। क्यों? गलती तुम्हारी भी तो हो सकती है, बीवी की गलती नहीं होती। एहतशाम ने जोर से कहकर लगाया कि असूल किस किताब में लिखा है? शादी के बाद हर बीवी अपनी की अपनी किताब होती है। अच्छा, तो मुझे भी वो किताब पढ़नी पड़ेगी। जरूर, वरना रोज इम्तिहान होगा। एहतशाम ने हार मानने के अंदाज में कहा, चलें, आज से मैं इस किताब का मुस्तकिल तालिब इल्म हूँ। दोनों की हंसी एक बार फिर वादी में गूंज उठी। वापसी के रास्ते पर चलते हुए एहतशाम ने आस्था से कहा, एक आखिरी वादा। मीशा ने सवालिया नजरों से देखा। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मीशा ने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी, फिर धीरे से जवाब दिया, ये वादा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर कभी पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई, मैं दूसरी तरफ आपके साथ खड़ी होंगी। एहतशाम के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। डलती शाम में दोनों एक साथ फार्म हाउस की तरफ वापस चल पड़े। इस सफर में सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं थी, दो दिलों के दरमियान एतमाद की पहली मजबूत बुनियाद भी खामोशी से कायम हो चुकी थी। चंद महीने पलक झपकते गुजर गए। नारान की ठंडी वादियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी थीं। हर सुबह नए मंजर के साथ तलू होती, हर शाम सुकून का एक नया एहसास देकर ढल जाती। इन्हीं महीनों में मीशा भी बदल गई थी। इसके चेहरे की उदासी आहिस्ता सा खत्म हो चुकी थी। आंखों के नीचे पड़े स्याह हल्के गायब हो गए थे। चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा रौनक थी। सबसे बड़ी तब्दीली इसकी मुस्कुराहट थी। अब वो दिल खोलकर हंसती थी। बात करते हुए नजर नहीं झुकाती थी, हर फैसले में अपनी राय देती थी। एहतशाम हर रोज इसे यही एहसास दिलाता रहा कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, सही इंसान खुद इज्जत देता है। आखिरकार वापसी का दिन आ गया। गाड़ी तोहफों से भरी हुई थी। किसी के लिए गर्म शॉल थी, किसी के लिए खुश्क मेवाजात, बच्चों के लिए खिलौने, घर की औरतों के लिए खूबसूरत तोहफे। एहतशाम ने एक चीज बड़ी मेहनत से खरीदी थी। जब गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे के सामने रुकी तो घर के सब लोग बाहर निकल आए। सबसे पहले इम्तियाज साहब की नजर मिशा पर पड़ी। वो चंद लम्हे खामोश रह गए। ये वही मिशा नहीं थी जो चंद महीने पहले इस घर से गई थी। ये एक नई मिशा थी, पुरएतमाद, पुरसकून, खुश। इसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। इम्तियाज साहब बेख्तियार इसके करीब आए, इसके सर पर हाथ रखा। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे बेटा। मिशा ने आगे बढ़कर इनके हाथ चूम लिए। ताबू, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों की दुआओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। घर के सब लोग खुशी से इन दोनों के गिर्द जमा हो गए। हर एक को इसका तोहफा मिला। किसी ने शॉल ओढ़ ली, कोई अपने तोहफे को देखकर खुश होने लगा। पूरे घर में कई महीनों बाद हंसी की आवाजें गूंज रही थी। खाने के बाद इम्तियाज साहब ने सबको बैठक में जमा किया। इनके सामने चंद फाइलें रखी हुई थी। इन्होंने संजीदगी से कहा, आज एक और जरूरी काम मुकम्मल करना है। सब हैरत से इनकी तरफ देखने लगे। इन्होंने फाइल खोली। मैंने अपनी सारी जायदाद के हिस्से कर दिए। कमरे में खामोशी छा गई। इम्तियाज साहब ने एक एक कागज सामने रखा, फिर मिशा की तरफ देखकर मुस्कुराए। सबसे बड़ा हिस्सा मैंने मिशा के नाम किया। मिशा चौंक गई। ताबू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सबकी जरूरत नहीं है, मेरे साथ एहतशाम है, मेरे लिए ये सब कुछ है। इम्तियाज साहब ने मोहब्बत से इसकी बात काट दी। बेटा, ये दौलत तुम्हें खुश करने के लिए नहीं दे रहा, ये तुम्हारे सब्र का फल है। तुमने तकलीफ देखी, खामोशी बर्दाश्त की, फिर भी हमारे घर की इज्जत का ख्याल रखा। ये तुम्हारा हक है, एहसान नहीं। मीशा की आंखें नम हो गई। इसने एहतराम से सर झुका लिया। अगर ये आपका फैसला है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। इम्तियाज साहब ने मुस्कुरा कर एहतशाम की तरफ देखा। बेटा, मैंने तुम्हें बेटा हमेशा कहा था। आज मुझे तुम पर फख्र भी है। एहतशाम ने फौरन इनके हाथ चूम लिए। ताबू, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी बीवी का साथ दिया। इम्तियाज साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बेटा, आज के जमाने में यही सबसे खास बात होती है। रात गहरी होने लगी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। एहतशाम और मिशा भी अपने कमरे में आ गए। खिड़की के बाहर हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। मिशा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। एहतशाम इसके पास आकर रुका। क्या सोच रही हो? मिशा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। यही कि चंद महीने पहले मैं इस घर से किस हाल में गई थी, आज किस हाल में वापस आई हूँ। मुझे लगता था
मेरी जिंदगी खत्म हो गई, फिर अल्लाह ने मुझे तुम दे दिया। एहतशाम ने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अल्लाह ने मुझे भी तो तुम दिए हो, हम दोनों एक दूसरे का नसीब है। मीशा की आंखों में मोहब्बत छलकने लगी। एक बात कहूँ? हाँ, अगर मुझे दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले, हर बार मैं तुम्हें अपना शौहर चुनूंगी। एहतशाम हल्के से मुस्कुराया। फिर तुम मुझे भी हर जिंदगी में यही दुआ मांगनी पड़ेगी। कौन सी? यही कि अल्लाह मुझे हर बार मेरी मीशा अता करे। मीशा बेख्तियार उसके करीब आ गई। इसने अपना सर एहतशाम के कंधे पर रख दिया। एहतशाम ने मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। अल्फाज की अब जरूरत नहीं रही थी। एतमाद बोल रहा था, मोहब्बत बोल रही थी, वफा बोल रही थी। बाहर सर्दियों की हवा चल रही थी। अंदर एक ऐसा घर आबाद हो चुका था जहाँ खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी, तन्हाई की जगह साथ ने ले ली थी, आंसुओं की जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी। जिंदगी ने आखिरकार मीशा को वो इंसान दे दिया था जिसके साथ इसे सिर्फ एक अच्छा शौहर नहीं मिला, एक सच्चा दोस्त, एक मजबूत सहारा, एक महफूज घर और एक ऐसी मोहब्बत मिली जो हर इम्तिहान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होती चली गई। जिंदगी में हर रिश्ता से मोहब्बत से नहीं चलता, बल्कि इज्जत, एतमाद, एहसास, सब्र, एक दूसरे का साथ देने के हौसले से कायम रहता है। सही इंसान आपके जख्म नहीं भराता, बल्कि इन्हें भरने की वजह बन जाता है। ये सच्ची मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।